अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। हेडलाइंस के बाद खबरों की बात करते हैं। कोरोना संकट के बीच डॉक्टरों की चेतावनी ने सरकार की फिक्र बढ़ा दी है। डॉक्टर्स का कहना है कि 1 सितंबर से वो काली पट्टी बांधकर काम करेंगे और अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो अगले सोमवार को आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। फिलहाल डॉक्टर्स की 4 बड़ी मांगे हैं। पहली, 1 दिन की सैलरी ना काटी जाए। दूसरी, पीजी स्टूडेंट्स को आधी नहीं पूरी सैलरी दी जाए क्योंकि वो भी उतने ही प्रेशर में और उतने ही डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। तीसरा, डीएम को छोड़ कोई दूसरा अफसर नॉमिनेट ना हो क्योंकि कोई भी डॉक्टर चल देता है, कोई भी डांट कर चल देता है, ये वो कह रहे हैं, यानी कि जो उनके काम में दखलंदाजी की जाती है और सवाल जवाब बेमतलब के। चौथी ये है कि ज्यादातर जांचों में डॉक्टर्स पर कार्रवाई होती है। एमसीआई से जांच करवाई जाए। व्यवस्थाओं की कमी के लिए डॉक्टर्स जिम्मेदार नहीं है, सिस्टम जिम्मेदार है जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। तो ये 4 बड़ी मांगे हैं और उन्होंने कहा है कि इस पर गौर किया जाए, नहीं तो वो आगे की स्ट्रैटेजी सख्त बनाएंगे। अभी तो कोरोना को देखते हुए हम कार्य बहिष्कार नहीं कर रहे। काली पट्टी बांध के काम करेंगे मंगलवार से, मेरा मतलब कल से। पहली मांग तो हमारी यही है कि 1 दिन की वेतन कटौती बंद हो, क्योंकि हम लोगों ने अतिरिक्त काम किया है, कम नहीं किया। जो पीजी करने स्टूडेंट जाते हैं उनको पूरी सैलरी मिलेगी। पता नहीं क्यों उनको आधा वेतन दिया जा रहा है। चलिए कोई नहीं, लेकिन उसके शासनादेश अभी तक नहीं हुआ। कितनी बार हम लोगों ने चक्कर लगाए, सचिवालय के शासन से बात हुई है। वो साहिबान जो है जिले के अधिकारी होते हैं, हमें स्वीकार्य भी है, कोई उसमें परेशानी नहीं है हमें। लेकिन डीएम साहब नामित कर देते हैं, कभी एसडीएम को, कभी तहसीलदार, यहाँ तक कि पटवारी को भी, और वो अस्पतालों में जाते हैं। और डॉक्टर को इतना छोटा पद तो है नहीं कि उसको तहसीलदार और पटवारी आके चेक करें, रजिस्टर चेक करें। चौथा, जो इंक्वायरीज होती है, अभी गैरसैंण में मृत्यु हुई, देहरादून के अंदर हुआ, एक महिला की मृत्यु हुई है, अल्मोड़ा में केस हुआ। इन सब इंक्वायरीज में हमारे डॉक्टर को दोषी ठहरा दिया जाता है। पर जो व्यवस्थाएं हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है, जिसके लिए सरकार और शासन। हमने शुरू से कितनी बार हमने लेटर लिख दिया कि भाई हमारी सैलरी ना काटी जाए 1 दिन की, वो काटी जा रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। कई अन्य विभागों के कर्मचारी हैं जिनको शुरू में वही लॉकडाउन के चलते ऑफिस बंद रहे, बाद में 50%, कभी 30%, कभी 70% चलता रहा। कम से कम कुछ नहीं तो उनका पेट्रोल तो बचा होगा। हमारे लोग तो जब लॉकडाउन में गाड़ियां कईयों को चलानी नहीं आती हैं, वो लोग अपने ड्राइवर करके गाड़ी करके आए हैं, तो कितनी परेशानी हुई। और एक अच्छा भी नहीं लगता है कि भाई वो इतना काम कर रहे हैं तो उनको प्रोत्साहन दिए जाने की जगह पे उनकी अगर सैलरी काटी जाए तो इट्स नॉट गुड। तो 4 मुख्य मांगे हैं डॉक्टर्स की, जिससे ये पीछे हटने को तैयार फिलहाल तो नहीं है। अपने बच्चों को वापस अपने साथ अमेरिका ले जाने के लिए अमेरिकन महिला की याचिका पर आपसी सहमति बन गई है। रविवार को स्पेशल कोर्ट के दौरान दोनों में सहमति बनी है। स्पेशल कोर्ट में कि बच्चा कोविड महामारी के दौरान दिसंबर तक अपने पिता के साथ ही देहरादून में रहेगा। अमेरिकन महिला जूलिया ने साल 2011 में देहरादून के अर्पण मणि से शादी की थी। इसके बाद दोनों थाईलैंड में रहने लगे। इन दोनों का बच्चा हुआ। पति बच्चे को लेकर देहरादून आ गया। अब जूलिया ने अपने बच्चे को अमेरिका साथ ले जाने के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसके बाद कोर्ट ने शनिवार को सभी को देहरादून से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ा और फिर आपसी सहमति इनके बीच में बनती है कि बच्चा दिसंबर तक भारत में ही रहेगा। आगे की कार्रवाई पर कोर्ट 18 दिसंबर को सुनवाई करेगा। उधर पिथौरागढ़ के झूला घाट में एक तरफा प्यार में एक युवक ने लड़की की हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि युवक लंबे समय से लड़की के पीछे था, बड़ा हुआ, लेकिन जब लड़की ने साफ इनकार किया तो सिरफिरे युवक ने दराती से लड़की की गर्दन पर हमला किया। स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से घायल लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन वैसे वो अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने रास्ते में दम तोड़ दिया था। परिवार वालों ने झूलाघाट थाने में शिकायत दर्ज कराई है। युवक फरार चल रहा है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। इसकी मम्मी जोर जोर से चिल्लाने लगी तो मैं भाग के गया वहाँ पर। गया तो मैंने देखा कि उसके दोनों साइड से आंसी से हमला कर रखा था उसने और काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा था। तो मैं, लड़की ने नाम दे दिया उसका कि राजेंद्र चंद है करके, वो इधर को भाग गया है, तुम जाके उसको पकड़ो कह रही। खबर देहरादून से आ रही है, जहां मालदेवता नदी में सेल्फी लेने के दौरान युवक की डूबने से मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि 22 साल का युवक क्लेमेंट टाउन क्षेत्र से अपने परिवार के साथ गणेश विसर्जन के लिए मालदेवता नदी पर पहुंचा था, जहां सेल्फी लेने के दौरान अचानक उसका पांव फिसला और वो नदी में बहने लगा। खबर मिलते ही थाना रायपुर पुलिस मौके पर पहुंचती है, उसकी तलाश शुरू करती है। करीब 4 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद उसकी बॉडी 8 किलोमीटर दूर मिलती है।
उधर पिथौरागढ़ में चीन बॉर्डर के करीब बगडियार में बीते रोज एक मजदूर की भारी बोल्डर की चपेट में आने से मौत हो गई। दुर्गम पैदल रास्ता होने की वजह से ग्रामीण शव को मुनस्यारी नहीं ला पा रहे थे। आखिरकार एक बार फिर से आईटीबीपी के जवानों ने मोर्चा संभाला। मजदूर के शव को लेकर 26 किलोमीटर का दुर्गम पैदल रास्ता तय किया, मुनस्यारी तहसील मुख्यालय पर इसे पहुंचाया। और पूरा एक दिन लगता है और पूरे दिन पैदल चलते हैं। राज्य की सुर्खियों में शुमार द्वाराहाट से बीजेपी विधायक महेश नेगी के यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग मामले में नया मोड़ देखने को मिल रहा है। ब्लैकमेलिंग मामले में आरोपित महिला का पति पुलिस द्वारा लगातार बुलाए जाने के बाद भी अपना पक्ष रखने के लिए देहरादून नहीं पहुंच रहा है, जिस पर अब पुलिस महिला के पति पर कानूनी कार्रवाई की योजना बना रही है। सूत्रों के द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक महिला के पति की यूनिट से भी इस बारे में संपर्क किया जाएगा। देखिए, उन्हें सफीना पहले भी प्रेषित किए जा चुके हैं, फ़ोन के माध्यम से भी अवगत करा गया है और इसमें अब जो भी लीगल कोर्स ऑफ एक्शन होगा हम वो लेंगे और अन्य नोटिस भी हमने उन्हें भेजे हैं। तो अब यही उम्मीद है कि उनके बयान जल्द से जल्द दर्ज हो जाएंगे। महेश नेगी मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर आज प्रदर्शन करेगी। महिला की एफआईआर दर्ज कराने को लेकर कांग्रेस ये प्रदर्शन करने वाली है। मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी कांग्रेस दफ्तर में ही धरना देंगे। उधम सिंह नगर के नानक मत्ता से बीजेपी विधायक प्रेम सिंह राणा पर उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जान का खतरा बताया और पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। कार्यकर्ता ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है। 29 अगस्त को विधायक राणा के ही एक कार्यक्रम में बीजेपी के महामंत्री रोशन सिंह ने धन सिंह सामंत पर हमला तलवार से किया था। बाद में विधायक राणा ही धन सिंह को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन अब धन सिंह ने खुद की जान को विधायक से खतरा बताया है। मैं मुख्यमंत्री और एसएसपी साहब से निवेदन करना चाहता हूं, अगर मेरी हत्या होती है उसकी जवाबदारी डॉक्टर प्रेम सिंह राणा उसके गुर्गों की होगी और मैं निवेदन करता हूं कि मेरी सुरक्षा का ख्याल किया जाए। मेरा पूरा परिवार डरा और सहमा हुआ है। ये गलत तरह का बयानबाजी दिलाई जा रही है, क्योंकि अगर मैं उसको मेरे से उनको खतरा होता तो मैं हॉस्पिटल क्यों ले जाता। हॉस्पिटल ले जाना हमारा परम दायित्व बनता है और मैं एक संस्कारवान पार्टी से हूँ। संस्कारवान पार्टी के होने के नाते एक संस्कारवान परिवार से हूँ, जिसमें मैंने बिल्कुल संस्कारित शिक्षा ग्रहण की है और उसके तहत मैंने काम किया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरह से ये गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये निराधार है और जो लोग इनको बहला फुसला रहे हैं उन पर मैं माननीय मुख्यमंत्री से कड़ी कार्रवाई करने के लिए निवेदन करूँगा। मौसम बरसात का है, लेकिन देहरादून में सियासी पारा धीरे धीरे गरमा रहा है। कुमाऊं के कुछ विधायक राजधानी में डेरा डाले हुए हैं। विधायकों का कहना है कि अगर चुनाव जीतना है तो उनकी बात तो सुननी ही पड़ेगी। देहरादून के विधायक हॉस्टल में आमतौर पर इक्का दुक्का विधायक ही आपको नजर आएंगे, लेकिन मानसून के सीजन में इन दिनों हॉस्टल गुलजार है। कभी विधायक भूषण सिंह चुफाल तो कभी सुरेंद्र सिंह जीना के कमरे में चाय की चुस्कियां चल रही हैं। वहीं चंदन रामदास, विधायक पूर्ण फर्तियाल के साथ कुछ और विधायक भी साथ में होते हैं। चिंता 2022 की है, विधायक चिंतित हैं, बजट है नहीं। विधायक नीति भी काट दी गई है, जिला योजना से भी विधायक बाहर कर दिए गए हैं। सीएम राहत फंड में भी कटौती हो गई, तो वहीं पूरन फर्तियाल टनकपुर जौलजीबी सड़क के टेंडर को भी लेकर परेशान हैं। होने थे मार्च के बाद कोरोना के वजह से बहुत से काम की कटौती हो गई। जैसे कि मैंने ये भी कहा कि विधायक नीति की कटौती हुई है, वेतन में भी कटौती हुई है, जिला योजना में इस बार कटौती हो गई और विधायकों का उसमें कोई समन्वय नहीं हुआ। क्योंकि विधायक निधि भी 1 करोड़ रुपए कटी है, कम हुई है और उससे नुकसान होगा क्षेत्र में, क्योंकि एक विधायक के मन में एक प्लान होता है कि मुझे किस तरह के काम करने हैं और वो प्लान जैसे हमने भी था कि हमें 3-3.5 करोड़ रुपए 3.5 करोड़ रुपए से ऊपर जो हमारा विधायक निधि हमें मिलनी है, उसके अगले वर्ष में हमें क्या क्या काम करने हैं। सरकार हमारी है, ये सब्जेक्ट है। मैं सरकार है तो क्या मैं लड़ाई को पीछे कर रहा हूं? मैं अपने मुद्दे को, सरकार हमारी है तो मैं पीछे करने वाला नहीं हूं। मैं उनकी आंखें खोलना चाह रहा हूं कि आप गलत जा रहे हैं, इससे सरकार की छवि खराब हो रही है।
वहीं बिशन सिंह चौफाल इन सब में सबसे सीनियर विधायक हैं और पूर्व मंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। ऐसे में उनकी एक पीड़ा मंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर भी है। चौफाल कई बार अपनी बातें राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ सीएम के सामने भी रख चुके हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि साथी विधायकों ने बतौर गार्जियन उन्हें देहरादून बुलाया है। तो यहाँ पर विधायकों का, ये सबका विधायकों का आग्रह था, भाई एक बार इधर आइए आप। तो बड़े विधायक, मैंने कहा था ना, मैं गार्जियन के रूम में विधायक हूँ, उनके साथ हूँ, तो गार्जियन के पास ही तो जाएंगे लोग। चुनावी साल जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, विधायकों को अब विकास की चिंता भी सताने लगी है। यही कारण है कि कभी हरिद्वार में विधायकों की गोपनीय बैठक की सूचना आती है, तो कभी विधायक हॉस्टल सियासत का हॉटस्पॉट बन जाता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। कोरोना और आसमानी आफत ने मुंशियारी के पर्यटन कारोबार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और हालात ये हो गए हैं कि जिस मुंशियारी में साल भर सैलानियों का तांता लगा रहता था, वहां बामुश्किल ही कोई पहुंचता है। मुंशियारी पहुंचने से पहले बिर्थी फॉल के दिलकश नजारों को निहारने सैलानी यहाँ रुकते थे। इन्हीं सैलानियों के जरिए बिर्थी के होटल कारोबारी अपनी रोजी रोटी भी जुटाते थे, लेकिन बीते 6 महीनों से यहाँ सूना पसरा है। कुछ ऐसा ही हाल मुंशियारी का भी है। मुंशियारी बीते साल तक देश दुनिया के सैलानियों से पटा रहता था। यही नहीं, मिलम और रालम ग्लेशियर जाने वाले साहसिक पर्यटक भी यहाँ भारी संख्या में आते थे, लेकिन इन दिनों कोरोना के चलते यहाँ सन्नाटा पसरा है। पहले तो खूब गाड़ी आते थे सर, सैकड़ों पर्यटक आते थे दिन में, पार्किंग के लिए भी जगह नहीं बचती थी। आजकल तो कोई आता नहीं, यही आते हैं लोकल के लड़के। 22 मार्च से अभी तक सिंगल भी कोई पर्यटक मुंशियारी नहीं आया है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। जिसमें से हमारे 51 होटल्स और होम स्टे हैं, उसमें जो है करीबन 300 से 350 कर्मचारी हैं, वो बेरोजगार हो गए हैं। मुंशियारी पूरी तरह से पर्यटन कारोबार पर ही निर्भर है, लेकिन जो सूना इन दिनों यहाँ पसरा है, उससे होटल कारोबारियों की दिक्कतें कई गुना बढ़ गई हैं। यही नहीं, इस साल बरसात ने भी मुंशियारी के जले पर नमक छिड़का है। इलाके को जोड़ने वाली दोनों सड़कें पूरी तरह तबाह हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण थमने पर भी यहाँ सैलानी आसानी से पहुँच पाएंगे, कह पाना मुश्किल है। कम से कम ये लगभग 400 मीटर लंबाई के क्षेत्र में लगातार इस पर भूस्खलन जारी है। गर्मियों में भी, धूप पड़ने में भी ये पहाड़ खिसकते रहता है। राज्य बनने के बाद मुंशियारी ने नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल टूरिज्म मैप में भी अपनी खास जगह बनाई है। पंचाचूलू की गोद में बसे इस खूबसूरत इलाके को हर कोई निहारना चाहता था। पर्यटकों की यही चाहत सैकड़ों लोगों को रोजगार भी दे रही थी। अब ऐसे में यहाँ के लोग गुजरे दिनों की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। कोरोना काल ने, लॉकडाउन की अगर हम बात करें, इन दोनों ने ही लोगों की जिंदगी बदल दी है। देश विदेश में हजारों लाखों की नौकरी करने वाले युवा सड़क किनारे सब्जी बेच रहे हैं। ऋषिकेश गंगोत्री NH 94 पर इन दिनों ऋषिकेश से लेकर चंबा तक आपको सब्जी की सैकड़ों दुकानें दिख जाएंगी। ये दुकानदार लॉकडाउन के चलते घर लौटे प्रवासी हैं, जो देश विदेश में 35 से लेकर 60 हजार रुपए तक की नौकरी करते थे, लेकिन कोरोना महामारी ने इनकी जिंदगी बदल दी है। परिवार चलाने के लिए अपने खेतों में सब्जी उगाते हैं और फिर सड़क किनारे इसे बेच रहे हैं। तो यहाँ पे आके सर ये अपना अचार उचार बना के घर में, और ये घर के फ्रूट वगैरह जमा करके किसानों से लेके, इसी को थोड़ा बेनिफिट उनको भी दे रहे हैं, थोड़ा हम भी ले रहे हैं। रोजगार चलाने के लिए हमें अपने घर की लोकल सब्जियां उगानी पड़ी और उसके बाद हमें अपने यहाँ सड़क के किनारे बैठ के बेचना पड़ा। इन प्रवासियों को अब अपने भविष्य की चिंता सता रही है। घर में रोजगार नहीं था तो बाहर गए और अब फिर तकदीर ने उन्हें कई साल पीछे खड़ा कर दिया है। प्रवासियों का कहना है कि सरकारी योजनाओं का फायदा उन्हें मिल ही नहीं रहा। यहाँ पे किसी भी प्रकार की हमको सुविधा नहीं मिली। फिर हम घर में तो बैठ कैसे गुजारा चलता, फिर हमने अपने फिलहाल ये टाइम पास के लिए सब्जी का काम किया। इसमें भी बस घर की सब्जी निकलती है और कुछ नहीं है। सब्जियाँ भी इतनी महंगी हो गई हैं लॉकडाउन की वजह से। अब सरकार प्रवासियों के लिए कई योजनाओं की बात कह रही है, मगर जमीन की हकीकत आपके सामने है। अब ऐसे ही लाखों प्रवासियों को बेहतर रोजगार देना होगा और तभी पहाड़ से पलायन थम सकेगा। सौरभ सिंह, न्यूज़ 18, टिहरी गढ़वाल। उधर चमोली में जोशीमठ से लापता शख्स का शव मिला है। बड़ा गांव से 2 दिन पहले अनूप सिंह लापता हुआ था। गहरी खाई से उसका शव
बरामद हुआ। एसडीआरएफ की मदद से शव को गहरी खाई से निकाला गया। खड़ी चढ़ाई में रस्सियों के सहारे एसडीआरएफ की टीम जो है वो ये पूरा रेस्क्यू करती है। बताया जा रहा है कि हादसे की वजह से अनूप सिंह की मौत हो गई क्योंकि वो गाड़ी समेत अपनी खाई में गिर गया था और फिर उसकी मौत हो गई। उधर ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला बंद होने के बाद राम झूला में सीमित संख्या में आवागमन की इजाजत है। ऐसे में जानकी पुल, टिहरी और पौड़ी क्षेत्र के मुनि की रेती और स्वर्ग आश्रम को जोड़ने का एकमात्र पुल बनकर तैयार है। लोक निर्माण विभाग ने इसकी भारी क्षमता का भी टेस्ट करा लिया है। रंग रोगन का काम भी पूरा हो चुका है। पुल के फर्श पर काम चल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये पुल यहाँ की जनता के लिए व्यापार, चिकित्सा और आवागमन की अनेकों सुविधाओं को लेकर आ रहा है। तो उसके बाद रिवाइज एस्टीमेट स्वीकृत करने के बाद इसका निर्माण फिर प्रारंभ, जो छूटा हुआ काम था पूरा शुरू हुआ। और जो हमारा टारगेट था कि हर कीमत पर इसको कुंभ से पहले तैयार होना है, मुझे खुशी है कि हमने उसको अचीव किया है। नैनीताल में रौखड़ के ग्रामीणों के श्रमदान से बन रही सड़क पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। 1 किलोमीटर तक श्रमदान से तैयार करने के बाद इस सड़क पर अब विधायक संजीव आर्य और कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य द्वारा 6 महीने में सड़क देने की बात पर काम को ग्रामीणों ने रोक दिया। हालांकि ग्रामीणों ने साफ कर दिया है कि अगर 6 महीने में ये नेता सड़क गांव तक नहीं लेकर आते हैं तो वो फिर से खुद सड़क खुदाई के लिए अपना संघर्ष आगे बढ़ाएंगे। हैं हमारे माननीय मंत्री जी जो कैबिनेट में हैं इस टाइम, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि भाई तुम 6 महीने कार्य स्थगित कर दो और हम इसके पीछे लगे हैं। हमने भी सोचा कि सब्र का फल मीठा होता है। मैंने कभी 1 महीना, 1 साल, 6 महीना मैं कोई समय नहीं कहा है, लेकिन मैंने इतना जरूर कहा है कि निश्चित तौर पर मेरा ये जो एक कार्यकाल है जिस दिन समाप्त होगा उस दिन रौखड़ के अंदर सड़क होगी। कॉर्बेट से लगे रामनगर वन प्रभाग में टेढ़ा गांव के पास एक बाघिन बहुत समय से दिखाई दे रही है। बाघिन शनिवार रात को भी नजर आई थी। वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाया और टेढ़ा को जाने वाले रास्ते में आपको बताएं कि कोसी बैराज चौकी के पास सड़क पर ही टहलती नजर आती है। बाघिन ने रविवार को एक मवेशी को भी अपना शिकार बना लिया था। इसके बाद से यहाँ पर अलर्ट है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर दीप रजवार ने मवेशी को जब ये शिकार कर रही थी इसका तब की एक पिक्चर क्लिक की थी। रुड़की नगर निगम में बोर्ड बैठक नहीं होने को लेकर एक बार फिर से पार्षद नाराज हैं। रुड़की के निर्दलीय मेयर भी अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसके बाद भी ज्यादातर बीजेपी पार्षद और मेयर के बीच तालमेल नहीं बन पा रहा। 7 महीने बाद भी दूसरी बोर्ड बैठक नहीं हुई है। हालांकि मेयर कह रहे हैं कि जब तक 75% काम नहीं होता पहले वाला, तब तक दूसरी बैठक का मतलब नहीं है। मेयर ने कहा कि नगर निगम में विधायक को दखल नहीं देना चाहिए। देखिए, बैठक अलग करने की क्या, पार्षदों की अपनी अपनी पीड़ा है कि किसी का कोई काम नहीं हो रहा, काम में गति धीमी है, तो इस वजह से पार्षद अपने अलग अलग मीटिंग कर रहे थे और सारी मीटिंग करने के बाद ये डिसीजन ले रहे थे कि भाई हम फाइनल मीटिंग मेयर साहब से करेंगे और उन्हें कहेंगे या तो आप काम में तेजी लाएं या बोर्ड की बैठक बुलाएं। जो बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पास हुए थे उन पर पूरी तरीके से काम नहीं हो पाया। जैसे जैसे उन पर काम होगा हम 75% के नजदीक जाएंगे। देखिए बाबूजी खड़े हैं हमारे जेपी शर्मा जी, 4थी बार पार्षद बने हैं। पूछिए इनसे आप कि जब तक 75% काम ना हो तो अगली बैठक का औचित्य नहीं बनता। जैसे ही हम 75% काम की तरफ जाएंगे अगली बैठक कराएंगे। सब पार्षद मेरे छोटे बड़े भाई हैं। बैठक होना तो जरूरी है। मैं समझता हूँ बैठक होने से ही समस्याओं का समाधान होता है। जैसे कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाता है समय समय पर और सभी के विचार विमर्श और सभी की समस्याएं वहाँ उजागर होती हैं, पब्लिक के लिए तो काम होते हैं। तो बैठक जल्दी होनी चाहिए। 9 महीने में एक ही बैठक अब तक हुई है। हरिद्वार जिला प्रशासन ने बैरागी कैंप में 3 अखाड़ों को निर्माण हटाने का नोटिस जारी किया, जिसके बाद अब संतों में उबाल है। श्री पंच निर्वाणी अखाड़ा, श्री पंच दिगंबर आनी अखाड़ा और श्री पंच निर्मोही अखाड़ा के संतों ने फैसले का जबरदस्त विरोध किया। 2021 कुंभ में सरकार और अखाड़ा परिषद की तरफ से मिलने वाली सुविधाओं और व्यवस्थाओं को के बहिष्कार का भी वो जिक्र कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं। प्रशासन से नोटिस वापस लेने की मांग की है। नोटिस वापस नहीं लेने पर शाही स्नान के भी बहिष्कार की बात कही। 2010 के कुंभ में इन तीनों अखाड़ों ने बैरागी कैंप में सिंचाई विभाग की जमीन पर निर्माण कर लिया था। प्रशासन ने 2021 कुंभ को लेकर इन्हें हटाने का नोटिस जारी किया और तब से ये नाराज हैं। हम ये नोटिसों को नहीं मान करते। हम तो केवल यह है कि हमारी मांग यह है कि ये पूरा आरक्षण क्षेत्र जो है बैरागी कैंप इसको आरक्षित करो, यहाँ निर्माण बंद करो और हमारे तीनों अनियों के स्थायी यहाँ पर स्थान बना कर उनको ऐसे में ये।
रामनगर के जिम कॉर्बेट पार्क में तितली त्यार मनाने की तैयारी चल रही है। 1 से 15 सितंबर तक आयोजित होने वाले इस त्यार का मकसद पर्यटकों को कॉर्बेट के प्रति आकर्षित करना है। कॉर्बेट में टाइगर देखने के लिए टूरिस्ट आते हैं, जबकि यहाँ टाइगर के अलावा भी बहुत कुछ है। इसके साथ ही यहाँ कुमाऊनी और गढ़वाली व्यंजनों की भरमार है, जिसे प्रमोट करने का भी समय है। इसी थीम के साथ क्यारी में तितली त्यार आयोजित किया जा रहा है। इस मकसद के साथ कॉर्बेट से जुड़े कुछ स्टेक होल्डर्स ने इसकी पहल की है। बटरफ्लाई इन माई बैकयार्ड जो टाइटल चुना गया, वो उसका सीधे साफ मतलब ये होता है कि जो बटरफ्लाई जो हमारे बहुत नज़दीक है, जो हमारे एकदम पिछवाड़े में रहती जो बटरफ्लाई है, तो इसलिए उसका टाइटल चुना गया बटरफ्लाई इन माई बैकयार्ड। उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल केदारनाथ क्षेत्र में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं और यहाँ एक मोनाल केदारनाथ मंदिर के पास जख्मी मिला। घायल मोनाल उड़ने में सक्षम भी नहीं था। एक व्यक्ति ने उसे देखा, जिसने फिर उसका उपचार किया और फिर उसे ठीक करने के बाद वन विभाग को जानकारी दी गई और वन विभाग ने जो है उसे वापस जंगल में छोड़ दिया। अब छोड़ दो। वह घायल अवस्था में देखा गया मुझे, और उसके बाद जब वहाँ पर बहुत सारे कुत्ते वगैरह थे तो मुझे लगा कि उसके वो थोड़ा परेशानी में है, तो उड़ नहीं पा रहा था। तो उसके बाद मैं उसे अपने आवास पे ले गया। उधर भारतीय बास्केटबॉल पुरुष टीम के कप्तान विशेष भृगुवंशी को साल 2020 का अर्जुन अवार्ड मिला था। मूल रूप से वाराणसी के रहने वाले विशेष जो हैं देहरादून में ONGC में जॉब कर रहे हैं। दिल्ली में वर्चुअल समारोह में शनिवार को उन्हें अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था। विशेष रघुवंशी ने लगभग 45 अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 200 से ज़्यादा मैच भी खेले हैं। बास्केटबॉल में 19 साल का इंतजार खत्म हुआ है और 19 साल बाद अर्जुन अवार्ड मिला है विशेष भृगुवंशी को। और ऑनलाइन इस बार कोरोना काल की वजह से ये अवार्ड मिला है। सबसे पहले तो विशेष जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 19 साल का इंतजार खत्म किया आपने। जी बिल्कुल, 19 साल बाद मेंस में ये अवार्ड मिला है और इसके पहले बस अभी 2 और अवार्ड मिले थे जो वुमेंस कैटेगरी में मिले 2014 और 17 में। लास्ट मैन में 2001 में मिला था, अब सीधे 2020 में मिला था। और 2001 में जब लास्ट मिला तब मैंने खेलना शुरू किया था, आज 2020 में अब मिला है अवार्ड। तो काफ़ी मतलब हर्ष और उल्लास का वो है हम लोग के लिए समय। और कल मुझे प्राप्त हुआ है ये राष्ट्रपति जी के द्वारा वर्चुअली समारोह हुआ था, जहाँ पे राष्ट्रपति जी राष्ट्रपति भवन से थे और 15 साई जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के सेंटर्स हैं उनके थ्रू बाकी जगहों से भी लोग खिलाड़ी जुड़े हुए थे और वर्चुअली सबको राष्ट्रपति जी ने ये सर्टिफिकेट्स और वो प्रदान किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशेष भृगुवंशी जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिला है 2020 का, हालांकि वर्चुअली ये इस बार मिला है, लेकिन 19 साल का इंतज़ार पुरुष बास्केटबॉल टीम का ये खत्म हुआ अर्जुन अवार्ड के जरिए। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध रावत के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। और अब देख लेते हैं पहाड़ एक्सप्रेस। बीजेपी के विवादित विधायक प्रणव सिंह चैंपियन ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया। चैंपियन ने कहा है कि बीजेपी में घर वापसी से पहले उनको राष्ट्रीय लोकदल और आम आदमी पार्टी से भी ऑफर आया था। आम आदमी पार्टी ने चैंपियन के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र आनंद ने कहा है कि बात झूठी है कि आपने चैंपियन को 30 करोड़ रुपए और डिप्टी सीएम का पद ऑफर किया। द्वाराहाट से पूर्व विधायक पुष्पेश त्रिपाठी ने भी राज्य सरकार पर हमला बोला है। साथ ही विधायक महेश नेगी पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला का साथ दिया। महेश नेगी मामले में कांग्रेस नेता मदन बिष्ट ने कहा है कि पीड़ित महिला हमसे मदद मांग रही है तो हमारा काम है जनता की मदद करना। आत्मनिर्भर भारत मुहिम को लेकर देहरादून में एक गोष्ठी हुई, जिसमें DRDO के चेयरमैन जी सतीश रेड्डी ने कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी पर काम कर रही कंपनियों से बातचीत की गई। पिथौरागढ़ में नैनीसैनी इलाके की सड़कों की बदहाली के विरोध में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। छात्रवृत्ति घोटाले में श्रीनगर में एक और केस दर्ज किया गया है। SIT जांच में दोषी पाए गए गढ़वाल यूनिवर्सिटी के कर्मचारी पर केस दर्ज किया गया। राजाजी पार्क के आसपास रह रहे किसान आजकल परेशान हैं, क्योंकि देर रात हाथियों का झुंड किसानों की फसलों को बर्बाद कर देता है। भारतीय
बास्केटबॉल पुरुष टीम के कप्तान विशेष भृगुवंशी को साल 2020 का अर्जुन अवार्ड मिला है। रुड़की के नेहरू स्टेडियम का अब कायाकल्प किया जा रहा है। 5 करोड़ की लागत से स्टेडियम को शानदार बनाया जा रहा है, जिससे शहर के युवाओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।